हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज के लिए मैं एक इतना जानदार टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इतना धांसू टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि क्लास 11 का एक नंबर का नंबर 1 टॉपिक्स है। मतलब पूरी चीज़ें क्लास 11 में अगर आप चाहते हो और यहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 99% एक क्वेश्चन इन तीनों क्वेश्चन में से ज़रूर आएंगे, ये 100% गारंटी है। नहीं आया तो नाम बदल देना। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो जो पहला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो है आपबाऊ नियम। क्या होता है आपबाऊ नियम? क्या आपबाऊ नियम इंपॉर्टेंट है, क्या बोर्ड में आएगा। अगर आपबाऊ नियम नहीं जानते तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते। किस इलेक्ट्रॉन में कौन सा, मतलब किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं बता सकते। सेकेंड नंबर पे आता है हुंड का नियम। हुंड का नियम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बार बार आएगा। हुंड का नियम भी आता है और साथ ही साथ क्या आता है पाउली के अपवर्जन का नियम। ये तीन क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, धांसू नंबर लाएंगे। ये तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपको धांसू नंबर लाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूरी चांसेस है आने की, पूरी 100% चांस से क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, धांसू तरीके से बनाऊंगा, चूतिया नहीं बनाऊंगा, धांसू तरीके से बताऊंगा, एकदम पूरी तरीके से आपको क्या होगी समझ में आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, आपबाऊ नियम। आपबाऊ नियम एकदम जड़ से बताएंगे, पूरा पेड़ तक पहुंचोगे। देख लो, बात को समझ लेना है, क्या एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे पूरा एकदम लास्ट तक। समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, और यदि समझ में आ गया तो कमेंट भी करके बताना सर आप बहुत मस्त पढ़ाए हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपबाऊ प्रिंसिपल होता क्या है या आपबाऊ सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपबाऊ, आपबाऊ नियम। ये क्या होता है आपबाऊ नियम। अब आपको देख कर ये चीज़ लग रहा होगा कि जो आपबाऊ नियम है ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या फिर कुछ और है। ये आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये तो हो सकता है आपबाऊ होगी कोई साइंटिस्ट, बट नहीं, इट इज़ योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है। क्या आपबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है, आपबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है बेटा। ये क्या है, जर्मन वर्ड। ये जो आपबाऊ है क्या है, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना या निर्माण करना या एक से एक का जुड़ना। बात समझ में, आपबाऊ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना, बनाना या निर्माण करना। ठीक, आपबाऊ समझ गए। अब आपबाऊ नियम के अनुसार, आपबाऊ नियम किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन और कोष के बारे में या उपकोष के बारे में हमें जानकारी देता है। आपबाऊ नियम बताता हमें क्या है कि, आपबाऊ नियम क्या बताता है, देखिए आपबाऊ नियम बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में या किस उपकोष में पहले भरे जाएंगे, इस बात की जानकारी कौन देता है, आपबाऊ नियम। क्या समझे, आपबाऊ नियम के अनुसार कौन सी इलेक्ट्रॉन किस कोष या किस उपकोष में सबसे पहले भरी जाएंगी, ये कौन बताता है, आपबाऊ नियम। तो आपबाऊ नियम था कि कौन सी इलेक्ट्रॉन किस में भरी जाएगी, ये चीज़ बताता है आपबाऊ नियम। अब कैसे बताता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या आपबाऊ नियम कैसे बताता है कि हाँ इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इसमें भरना चाहिए या इसके बाद इसमें भरना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या आपबाऊ नियम कहता है, ये आपबाऊ नियम कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन या पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे किस तरीके से भरे जाएंगे, ये कौन बताएगा, आपबाऊ। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास काउंट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये सब चीज़ें जो नौटंकी हो रही क्या आपको समझाने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। जो मेन टॉपिक लिखने वाला आ जाएगा ना तो मैं तुरंत बताऊंगा कि आपको अब नोट करना है, ये चीज़ लिखिए, या फिर बोलोगे तो पीडीएफ दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए। मेन टारगेट आपको क्या होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। जब तक बात नहीं समझ में आएगा तब तो कोई पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाँचों इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, कोष में भरना है। पाँचों इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कोष में भरना है।
कोष में भरने के लिए आपको क्या होना, जैसे कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, इस सब चीज़ों को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। या नहीं जानते हो तो चैनल के नीचे एक वीडियो और दे दूंगा, वहाँ पे कोष, उपकोष, ऑर्बिटल, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एटम होता है, उसका जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें घूमते हैं। जो एटम होता है, ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो ये कोष, जो ये गोला दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोष बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, n बराबर 1 होगा तो एक के कोष होगा, फिर यल होगा, फिर यम होगा, इस तरीके से के एल एम एन, इस तरीके से कोष होती है। और यस पी डी एफ, यस पी डी, इस तरीके से क्या होती हैं, उपकोष होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी कोष और उपकोष में रहते हैं। तो किस कोष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस चीज को बताता है कौन, अफबाउ नियम। बात समझ गए। कोष क्या होता है, जो नाभिक चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है उसी कोष या उपकोष बोलेंगे। और किस उपकोष या किस कोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएगा, ये बताता है अफबाउ नियम। इनका नियम था, इनका क्या नियम था, ये बात को आपको समझना है। इनका नियम था कि उस कोष या उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे जिस कोष या उपकोष की एनर्जी सबसे कम होगी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से क्या होगी, कोष या उपकोष की एनर्जी बढ़ते जाएगी, उसी हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरना होगा तो किस में जाएगा, तो यहाँ पे पहला कोष है। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो किस में जाएगा, ये हमारा जो दूसरा उपकोष है। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो किस में जाएगा, इस तीसरा कोष में जाएगा। इस बात को किसने बताया था, अफबाउ ने बताया था। इस बात को किसने बताया, अफबाउ ने बताया। मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला वो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसमें कि क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अब उड़ के एकदम हाईएस्ट एनर्जी में चल गया, नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी में जाएगी जो कि सबसे कम एनर्जी वाले से थोड़ा सा अधिक है। फिर तीसरा क्या होगा, उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसमें कि थोड़ा सा से थोड़ा अधिक है। जैसे कि हम लोग अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग LKG, UKG 1 2 3 4 4 5 6 7 इस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते हैं और लास्ट में ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से जब हम लोग 1 में रहते हैं, LKG में रहते हैं, तो उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, एकदम कम रहती है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। उसी तरीके से जब k बराबर 1 या n बराबर 1 है तो उस समय जो वैल्यू है वो कम है। ठीक, तो उस समय क्या होता है, बस सीधे सीधे आपको समझ लेना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कोष या उपकोष में पहुंचेगा जहां पे एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर जिस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे जाता जाएगा। या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहेगी तो वो आगे पहुंचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कम संख्या तो कम एनर्जी वाले में ही रुक के खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को कभी कभी ऐसा होता है, या पहले हम लोग समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि अफबाउ का नियम क्या होता है। ठीक, अफबाउ का नियम तो समझ गए। तो इसमें आपको लिखना होगा, अफबाउ नियम आप लोग डाल दीजिए और इसमें आपको लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कोष या उपकोष, उस कोष या उपकोष की जिस ऑर्बिटल में या जिस कक्षक में, जिस कक्षक में प्रवेश करता है, जिसकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी की जगह पे ऊर्जा लिख लीजिए, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और
कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊर्जा बढ़ने पर भरे जाते हैं। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले उस कोश में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर जिस तरीके से कोश की एनर्जी बढ़ती जाएगी उस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे आगे भराता जाएगा। ठीक, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आपको क्या करना है कि कौन सी एनर्जी सबसे पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, इस चीज़ को अब हम लोग इधर फिगर के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप जो फिगर बना रहा हूँ इसको एक ट्रिक से याद करना है। इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, इधर 7 गोला बनाना है। कितना, 7 ठो गोला बना देना है। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे बना लेते हैं 7। इस तरीके से 7 गोला बन गया। फिर इसके नीचे एक वाला जो ये गोला है उसके नीचे ये दूसरा गोला, 1 2 3 4 5 6। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर ध्यान देना है, एक ऊपर से छोड़ दिए, अब यहाँ पर फिर एक ऊपर से छोड़ दोगे, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऊपर से एक नीचे से छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक यहाँ पे ले लेना है, एक यहाँ पे लेना है। इस तरीके से आपको जितना गोला मैंने बना दिया है, मतलब यहाँ पे आपको जो गोला दिख रहा है इतना गोला आपको क्या कर देना है, बना देना है। अब आगे क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, जितना गोला बनाना था उतना गोला आप लोगों ने तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को देखिए, जो ये पहला गोला है इसमें आपको यस लिख देना है। सब में क्या लिख देना है, एस। सब में आपको क्या लिख देना है, एस। जो पहला इधर जो पहला वाला लाइन दिख रहे हैं, ये सभी लाइन में आपको सबसे पहले सब में क्या लिख देना है, एस लिख देना है। फिर जो दूसरा लाइन दिख रहा है इसमें आपको सब में क्या लिख देना है, पी लिख देना है। इसमें सब में आपको क्या लिख देना है, पी लिख देना है। ठीक, सब में आप लोगों ने क्या किया, पी लिख दिया। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, इस वाला जो गोला दिख रहा है इसमें आपको सब में डी लिख देना है। सब में आप लोग क्या करेंगे, डी लिख देंगे। फिर लास्ट वाला जो गोला दिख रहा है उस सब में आप लोग क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। जो इतना हो गया, इतना काम आपको क्या कर देना है, सबसे जो पहला गोला दिख रहा है उसमें सब में क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। जो इसके बगल में दिख रहा है उसमें सब में क्या करेंगे, पी लिख देंगे। फिर इसमें जो दिख रहा है थर्ड वाले में, इस सब में डी लिख देंगे। और फिर लास्ट वाले दोनों में क्या कर देंगे, आप लोग एफ लिख देंगे। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो एस दिख रहा है इसके आगे 1 लिख देना है। ठीक, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से 2 के सामने वाले पे 2, 3 के सामने वाले पे 3 और यहाँ पे 4 के सामने वाले पे 4, यहाँ पे 5 के सामने वाले पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के सामने पर 3, 4 के सामने पर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 रहेगा क्योंकि ये 5 वाला है ना, तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 के सामने पर 4, यहाँ पे 5 के सामने पर 5। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, सभी को फिल कर देना है। फिर आपको एक ऐसे एरो बनाना है। ठीक, ये क्या बन रहा है, एरो बन रहा है। अब ये एरो क्या बता रहा है, अभी आपको 2 सेकेंड में पता चल जाएगा। ये एरो किस चीज़ की जानकारी दे रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 सेकेंड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पता चल जाएगा इस एरो के बारे में, कि ये एरो क्या चीज़ हम लोगों को बता रहा है। ठीक ना, एरो कौन सी चीज़ बता रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको अभी 2 सेकेंड में जानकारी मिल जाएगी। तो एरो आपको दिख गया होगा, ये एरो क्या हो रहा है, आपको दिख गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये एरो क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 1s लिखा है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में भरेगा, 1s। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2s में। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर इधर से गिनेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 2p के बाद 3s में जाएगा। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3p में जाएगा। ठीक,
फिर छठा इलेक्ट्रॉन 4s में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इस ऑर्डर में भरेंगे। सबसे पहले इसमें भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर इसमें भरेगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s में, 4f में, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरीके से क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी जो होगी वो 1s की होगी, फिर उसके बाद 2s की होगी, फिर 2p की होगी, फिर 3s की होगी, फिर इसके बाद 3p की होगी, फिर 4s की होगी, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की। इस तरीके से क्या होंगी, सभी की एनर्जी यहाँ पर होंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि इलेक्ट्रॉन तो हमने पता लगा लिया, और यहाँ पर एक चीज़ और बनने के लिए एक उपाय होता है। यहाँ पे एक फिगर आप लोग बना लेना, ये फिगर आपको एग्जाम में अगर आएगा तो बनाना पड़ सकता है। एक और हम लोग रूल लगाते हैं, वो क्या रूल होता है, n+l रूल। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, n+l रूल, n+l रूल। जहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और l क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम नंबर। जहाँ पे n क्या होता है, जहाँ पे n जो है इसको n यहाँ पे हम लोग लिखें, जहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम नंबर। तो इस चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और द्विगंशी क्वांटम नंबर क्या है। ठीक, तो इस चीज़ को समझिए, जो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो l क्या होता है, l बराबर होता है, l बराबर क्या होता है, n-1, l बराबर क्या होता है, n-1। तो अगर हम लोगों को n पता है तो n-1 हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, इसके लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो 3D वाला ले लेते हैं, एक 4P वाला ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक 3D ले लिए, एक 4P ले लिए। तो यहाँ पे जो 3D है, इसमें जो n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी 3 होगी, और जो यहाँ पे 4 है, इस 4 मतलब जो यहाँ पर इस 4P के लिए होगी, वो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, वो क्या होगी, 4 होगी। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अगर इसके लिए हम लोग l की वैल्यू निकालें तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1। l बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1। तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। हमें कितना मिलेगा, n+l से n का वैल्यू 3 निकाल ली, l का वैल्यू कितना होगा, l बराबर n-1। n की जगह पे हम लोगों ने 3 रख दिया, तो 3 - 1 बराबर 2 मिल गया। तो हमें 3 + 2 5 मिल गया। किसके लिए, इसके लिए, इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब इसके लिए 4P के लिए निकालते हैं, 4P के लिए निकालते हैं। तो 4P के लिए हमारा जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और जो l का वैल्यू होगा, l का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, P के लिए। P का मतलब क्या होता है, जो P होता है ये क्या बताता है, P जो होता है वो बताता है द्विगंशी क्वांटम नंबर को। किस चीज़ को बताता है, द्विगंशी क्वांटम नंबर को। तो द्विगंशी क्वांटम नंबर जो यहाँ पे P है, उसके लिए जो वैल्यू होता है L का, वो कितना होता है, 1 होता है। तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, तो अब आपको दोनों जगह जो आंसर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। दोनों जगह जो आंसर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ गई कि दोनों का तो वैल्यू 5 है, बट इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें पहले हो रहा। तो इस समय आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर n की वैल्यू कम रहेगी उस वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, भले दोनों का वैल्यू क्यों ना बराबर ही आए। ठीक, तो इस चीज़ को आपको इलेक्ट्रॉन भरते समय ध्यान देना है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अभाव प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते, तो वो तत्व कौन कौन से, कापर होते हैं, क्रोमियम होते हैं, सिल्वर होते हैं और गोल्ड होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभाव नियम का फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले से 3D में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है 3D 5 कक्षक को पूरा करने लगता है, और जो 4s होता है उसमें नहीं जाता। ठीक, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो 4 एलिमेंट्स क्या करते हैं, अभाव नियम का पालन नहीं करते। तो ये थी आपका अभाव नियम का पूरा टॉपिक्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। ठीक, तो वो जो नया टॉपिक है वो क्या है, पाउली का अपवर्जन का नियम। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तब तो बात ठीक है,
और जो आपको पीडीएफ की दिक्कत है कि अगर हम लिखना चाहें तो कहाँ से लिखें, तो उस चीज़ की भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। किस तरीके से लिंक को डाउनलोड करना है इस चीज़ को जान लीजिए। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे एक ऐसा एरो बना हुआ, उस एरो पे आपको दबाना है तो नीचे आपका लिंक खुल जाएगा। तो वहाँ पे लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड, उस पर आपको क्लिक करना है, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आराम से लिख लेना। आप चीज़ें तो समझने के लिए आप लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक। तो अगर इतना आप लोग समझ चुके हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, एग्जाम में आ जाएगा अगर 3-4 नंबर में, तो आप बाउंड नियम डाल के इस चीज़ को लिख लेना, फिर इसके नीचे इस फिगर बना लेना, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए एक 3D और 4P बना लेना, आपको नंबर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं 2 और नियम के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हुंड का नियम क्या होता है। तो हुंड का नियम समझने के पहले सबसे पहले हमें उपकोष और कच्छप को समझना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हुंड के नियम को समझ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले उपकोष और कच्छप को समझेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपका प्यारा सा चैनल है वेदांतु केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली का मेंबर आप भी बनिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हुंड के नियम को देखते हैं। तो हुंड के नियम को देखने से पहले सबसे पहले हमें उपकोष के बारे में जानना होगा। तो उपकोष हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, ठीक। एस, पी, डी, एफ, अभी तक इतनी हमारे पास ज्ञात उपकोष है। आगे भी उपकोष अगर मिलेंगे तो उनकी संख्या जी हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो पीरियाडिक टेबल बना है उसमें केवल एस, पी, डी और एफ इतने ही उपकोष क्या है होते हैं। तो जो एस उपकोष होता है इसके पास केवल क्या होता है, एक कक्षक होता है, और उपकोष होता है जो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सबसेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उपकोष को सबसेल बोलते हैं, ठीक। तो जो एस सबसेल होता है या एस उपकोष होता है इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। जो पी उपकोष होता है इसमें आपके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और जो डी उपकोष होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, ठीक। फिर जो एफ उपकोष होता है उसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसमें होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, जो एस सबसेल होता है उसमें एक कक्षक होता है। जो पी सबसेल होता है या जो पी उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। और डी उपकोष होता है उसमें क्या होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। और जो एफ होता है उसमें कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। जो एस उपकोष होता है जो इसकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। जो पी होती है उसकी एस से अधिक होती है। जो डी होती है उसके पी से अधिक होती है। और जो एफ होता है उसका डी पी एस। इस तरीके से सब एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें जो भरा जाता है वो भी क्या होता है, बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर इसके पास रहने की जगह अधिक होगी तो इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो सभी उपकोष हैं ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहे हैं, इस समय खाली दिखाई दे रहे हैं। जितने भी उपकोष हैं ये सभी उपकोष क्या दिखाई दे रहे हैं, खाली दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और क्या चीज़ें होती हैं, इस चीज़ के बारे में बताया था किसने, हुंड ने बताया था कि इस जो उपकोष आपको दिख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो क्या होगा और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक। और उनका नियम क्या था। तो उस नियम को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। जो हुंड थे वो बोले थे कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होते हैं, एक एक भरे जाते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी उपकोष के कक्षक में क्या होते हैं, भरे जाते हैं। फिर जब ये कक्षक भर जाता है तो फिर क्या होंगे, इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण का दिशा होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा। ये किसने बताया था, हुंड ने बताया था। तो इस चीज़ को देखिए, मान लो एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आप इस तरीके से भरोगे। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से। यहाँ पर आपको एरो देखना है, एरो की डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक।
जब P में भरेंगे तो आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो उस तीनों इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी क्या होगी, इस तरीके से होगी। अगर आपको D में इलेक्ट्रॉन भरना है तो जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक कक्षक में, वो किस में होंगे, समान दिशा में होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदिश। ठीक, इसी तरीके से F में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। इसका मतलब यस में अगर हम लोग भरना है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कब, उनका एक दिशा होगा, और इसमें एक एक दिशा वाला मतलब सम दिश वाला 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो डी होगा इसमें समान दिशा वाला 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो एफ होता है इसमें समान दिशा वाला 7 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या समझना है, आगे आपको समझना है कि जो एस आर्बिटल होंगे इसमें, और प्रत्येक आर्बिटल में जो आपको यहाँ पे एस दिख रहा है, इस एस आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और इसमें पी में कितने आर्बिटल दिख रहे हैं, 1 आर्बिटल, 2 आर्बिटल और 3 आर्बिटल। तो इसमें कितने आर्बिटल दिख रहे हैं, 3 आर्बिटल, और हर एक आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसमें आपको कितने आर्बिटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल आपको इसमें कितने आर्बिटल दिख रहे हैं, कितने कक्षक दिख रहे हैं, 5 कक्षक, और हर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है, अब बात क्या आती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या किया, सब में भर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन जो भरना था वो सब में हमने क्या कर दिया, भर दिया। अब हमें दूसरी इलेक्ट्रॉन अगर इसी में भरनी है तो उसका जो एरो होगा उसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा होगी, मान लो कि ये हमारा नाभिक है, ये क्या है, नाभिक, और इस पथ पर नाभिक इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहे हैं और इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये जो ऑर्बिटल है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो दिशा होगा वो इस तरफ होगा। समझ गए बात, इसमें केवल अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके पास केवल एक ऑर्बिटल होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होगा इस तरफ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का दिशा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएगा तो उसका दिशा नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से पी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा बदल जाएगी। इसमें क्या होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा यहाँ पे क्या दिख रही है, समान दिख रही है, बट जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके चक्कर की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक, इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 के बाद जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से क्या होगी, चक्कर की दिशा बदल जाएगी। इसमें क्या होगा, जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। फिर इसके आगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी की दिशा क्या होगी, चक्कर की वो बदली रहेगी। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा है हुंड ने। तो हुंड का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें जो उपकोष का कक्षक होगा उसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उस कक्षक में जाएगा तो उसके जो चक्रण की दिशा होगी क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है हुंड के नियम से। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एकदम धांसू तरीके से नोट से लिख सकते हो। बट आपको समझने वाला जो टॉपिक्स है उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसी कक्षक में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित, उसको क्या बोलेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और किसी कक्षक में मात्र मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन का ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p
2p कितना होगा, 2 2 4 3 7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 1s2 2s2 2p 3। ठीक, इतना आपको क्या होगा समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर यस के पास कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल, इस यस के पास एक ऑर्बिटल, इस पी के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता, मतलब अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता, संख्या बढ़ जाती। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले सब ऑर्बिटल में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसी में दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका भी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पाउली की अपवर्जन का नियम। किसके टॉपिक्स पे, पाउली की अपवर्जन के नियम के बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या होता है पाउली का अपवर्जन, और इसको जानने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो पाउली का जो अपवर्जन का नियम होता है वो ये कहता है कि किसी भी एटम में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए या कोई 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक, चारों क्वांटम नंबर का मान, चारों क्वांटम संख्या की मान समान नहीं हो सकती। ये कौन बताता है, पाउली का अपवर्जन का नियम। अभी इन्होंने बता दिया, और इस चीज़ को प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को अब क्या करना है, हम लोग को देखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस चीज़ को कैसे सिद्ध करेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखिए पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम। तो यहाँ पे लिखना होगा, इस नियम के अनुसार किसी अणु या परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, हो सकता। ठीक है ना। पाउली का जो अपवर्जन का नियम है वो क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार किसी अणु या परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अगर आपको क्वांटम संख्या क्या होता है ये चीज़ें नहीं पता है तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके आप लोग क्वांटम नंबर क्या होता है इस चीज़ को आप लोग डिटेल्स में जान सकते हैं। तो ये पाउली का अपवर्जन का नियम होता है। क्वांटम नंबर 4 होते हैं। एक तो होता है मुख्य क्वांटम नंबर, सेकेंड नंबर पे होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, तीसरे नंबर पे होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर, और चौथे नंबर पे होता है चक्र क्वांटम नंबर। तो जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर के लिए L लिखते हैं, ठीक। और द्विगंशी क्वांटम नंबर के लिए हम लोग L लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। और जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसके लिए हम लोग
एस लिखते हैं। ठीक, ये चारों नंबर हो गया। अब इस चीज़ को, जो ये चारों नंबर, ये हमारा को क्या है, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। ये क्या है, द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर। ये क्या है, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। और ये क्या है, चक्रण क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर। ठीक ना, ये मुख्य क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर और चक्रण क्वांटम नंबर, ये चार क्या होते हैं, क्वांटम संख्याएं होते हैं। अब आपको क्या देखना है, मान लो कि हमने एक एटम ले लिया, कोई एटम अगर हम लोगों ने ले लिया, एक तो सबसे पहले हम लोग हीलियम ले लेते हैं, सबसे पहले हीलियम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक, और एक ऑक्सीजन। इन तीन एग्जाम्पल से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि पाउली क्या कहना चाहते थे। तो मुख्य क्वांटम नंबर में हम लोग हीलियम ले लेते हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1s2। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2 होता है। ठीक, तो 1s2 का मतलब जो यहाँ पे आगे है 1, ये क्या दिखाता है, मुख्य क्वांटम नंबर को। आगे जो n है वो क्या दिखाता है, मुख्य क्वांटम नंबर। तो n का मान कितना हो जाएगा, 1। n का मान कितना हो जाएगा, 1। अब जो द्विगंशी क्वांटम नंबर होता है ये n पे डिपेंड करता है। जो द्विगंशी क्वांटम नंबर होता है किस पे डिपेंड करता है, n पे। जो n है मुख्य क्वांटम नंबर, इसलिए तो जो l का मान होता है वो n-1 होता है। l का मान कितना होता है, n-1, और n का यहाँ पे मान कितना मिला है, 1। तो n की जगह पे 1-1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक, मुख्य क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में, कोष के बारे में बताता है, या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। ठीक, जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो क्या है, उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे 1 है या फिर 2 आ जाएगा तो वो चीज़ हमको यहाँ से पता चल जाएगा। और जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है, एक इसको बताता है उपकोष के बारे में, एक इसको बताता है उपकोष के बारे में। ठीक, ये द्विगंशी क्वांटम नंबर उपकोष के बारे में। अब चुंबकीय क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -L से +L, -L से +L तक वैल्यू किसका होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर का। और जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है, जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसका 2 वैल्यू होता है, 1/2, -1/2 तथा 1/2। ये क्या होता है, जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसका वैल्यू होता है। तो -L से +1, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एटम का ऑर्बिटल होता है उसमें प्रत्येक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक, और प्रत्येक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके पास s ऑर्बिटल है तो s के पास केवल एक कक्षक होगा, और एक कक्षक में जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होगा वो नीचे की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन का दिशा है तो हम लोग क्या लेंगे, -1/2, और यदि ऊपर की तरफ दिशा है तो हम लोग क्या लेंगे, +1/2 या 1/2 लेंगे। ठीक, इस चीज़ को आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, हीलियम के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हीलियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे की तरफ। अब इस दोनों की इलेक्ट्रॉन के लिए, जो यहाँ पे हीलियम है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर का क्या मान निकालना है। क्योंकि जो पाउली थे उन्होंने क्या बताया था कि किसी अणु या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। तो अगर इसके लिए हम लोग निकालें, अगर हीलियम परमाणु के लिए निकालें हम लोग चारों क्वांटम संख्या का मान, और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अगर चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें तो हम क्या निकलेगा, इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम लोग n की बात करें तो n का दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही कक्षक में है, तो n का जो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब द्विगंशी क्वांटम नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, l बराबर n-1, तो n का वैल्यू 1 ही मिलेगा, 1 - 1 कर देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, फिर आगे चुंबकीय क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो -l से +1 तो यहाँ पे 1 करने पे हमें 0 प्राप्त हुआ था, 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक, 0 से 0 हमें प्राप्त हुआ तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब आगे हम लोग चक्रण क्वांटम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो हमें +½ मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो हमें क्या मिलेगा, -½ तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n l m यहाँ पर क्या है, बराबर है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जो l m है वो क्या है, बराबर है, बट जो s का वैल्यू है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जो s का वैल्यू हमें मिला वो क्या है, अलग है। तो यही चीज़ हमें क्या कहती है, पाउली का अपवर्जन का नियम। ठीक, कि चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक, तो ये आप समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो नाइट्रोजन है उसका एग्जाम्पल क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p3। ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर नाइट्रोजन होगा इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके मान लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 2s और 2p3 को। तो अगर हम लोग 2s को देखेंगे तो एक ऑर्बिटल 2s हम लोग के पास होगा, और एक ऑर्बिटल क्या होगा, 2p3 वाला होगा। ये दो ऑर्बिटल होंगे, ये 2s है और ये क्या है, 2p है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। और जो यहाँ पे 2p3 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब दूसरा भरा जाएगा तब उसका डायरेक्शन नीचे होगा। जब तक पहले इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में भरे जाते हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। उनकी दिशा जो होती है वो क्या, कहाँ पे होती है, ऊपर की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो एक क्या है, 2px है, एक क्या है 2py है, और एक क्या है 2pz है। ठीक, इससे नहीं मतलब, ये पहले को हम लोग 2px लिखते हैं, इसको 2py और इसको 2pz लिखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो हमें क्या दिख रहा है, 2p3 दिख रहा है, 2p3 दिख रहा है, तो इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा। n बराबर क्या होगा, 2 होगा। अब अगर l की वैल्यू से निकालें हम लोग तो 2 माइनस l बराबर क्या होता है, n-1, तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग m का वैल्यू निकालें तो m बराबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 0 और +1, 3 वैल्यू होगा ना, क्योंकि -l से +l। इसका मतलब इसका क्या वैल्यू होगा, -1, इसका 0 और इसका क्या होगा, +1 होगा। ये 3 वैल्यू हमको क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक, अब अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो वैल्यू हमको मिला क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या लिखे, 0। तो जो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ पर तो अगर हम लोग बात करें तो n का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिला, l का भी वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिला, बट l का वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, +1। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहाँ पर ये दो कौन सा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें इस ऑर्बिटल में, ठीक, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या मिल रहा है, 0। और यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक, अब अगर हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या s का वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर है, तो दोनों के लिए हमें क्या मिलेगा, +½ दोनों के लिए क्या मिलेगा, +½ तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 2 मिली और यहाँ पे हमें l की वैल्यू 1 मिली, मतलब दोनों सेम मिला, और s की भी वैल्यू सेम मिली। बट यहाँ पर अगर l का वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल गया, इसके लिए कुछ और मिल गया,
दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ और मिल गया। यहाँ पर हमको देखने से क्या समझ में आया कि चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले तीनों का समान हुआ था और नीचे वाली का डिफरेंस हुआ था, -½ और +½ ये क्या हुआ था, चेंज हुआ था। बट यहाँ पर अगर देखें तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा समान है, पहला, दूसरा और चौथा समान है, और जो थर्ड वाला मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको यम से लिखते हैं वो क्या है, अलग है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निकाल के कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर हम निकाल ले रहे हैं, हमको समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ऑक्सीजन के लिए भी किसी न किसी तरीके से बता दूंगा। और आपको जो टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है।